पहला डील क्रैक करने के लिए मुझे 5 साल लगे। क्या बात है, 5 साल! क्या बात है, 5 साल तक ये लोग एक्चुअली करियर छोड़ देते हैं ना रियल एस्टेट में। अगर देखेंगे ना 5 साल अगर किसी की डील नहीं होगी तो वो तो रियल एस्टेट छोड़ देगा मेरे ख्याल से। तो दोनों ने, ओनर और बायर ने, मुझे कुछ उसमें पैसे ही नहीं दिए, ऐसा बोल सकते हैं आप। जिसने बाय किया 5 करोड़ का उसने 10,000 रुपये दिए, और जिसका था उसने सिर्फ 1 लाख रुपए दिया। क्या यार लेकिन बट इट वॉज लाइक एक एक्सपीरियंस बोल के मैंने मेरे इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि यहीं से तो आपको सीखना है कि आपको, सही बात है आप ये सीख रहे हो, इसके बाद आपको ये गलती नहीं करनी है। सही है, सही है। वेलकम सारंग, आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला है आपसे मिलने का, तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज हमें आपसे बहुत सारी चीज़ें जाननी है, तो आपके ट्रैवल के बारे में, या रियल एस्टेट में आना कैसा हुआ, तो इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई सारंग? यू कैन से लाइक मेरे बचपन से ही मैंने ये मेरे डैड एक्चुअली वाज अ सिविल इंजीनियर, Okay. तो ही वाज इनटू लाइक रियल एस्टेट। वो लैंड डीलिंग में ज़्यादा काम करते थे, लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का भी बहुत सारा काम वो देखते थे। तो बचपन से ही हम उस एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं। तो एंड ऑफ द टाइम वी एंटर्ड इन द रियल एस्टेट, बिकॉज मैं जाना ऐसा डिसाइड नहीं था, लेकिन एक था कि पैशन था और उस फील्ड की थोड़ी पहले से ही जानकारी थी। तो हमने एक ट्राई लिया कि वी कैन एंटर दिस फील्ड। तो डैड ने स्टार्ट कहाँ पे, पुणे में है आपका ये स्टार्ट किया था? नहीं, या आई मीन वी बिलोंग टू लाइक नांदेड़ सिटी। Okay. इट्स अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस इन महाराष्ट्र। ओके, सो वहाँ से मैंने मेरा 10th तक का जर्नी वहाँ से है। अच्छा। और 10th के बाद मैं पुणे आया था। ओके, और दैट टू ऑल्सो फॉर नॉट फॉर रियल एस्टेट, आई केम हियर टू प्ले क्रिकेट Okay. एज अ प्रोफेशन, and I played like a cricket at the club level like a 15 years, and cricket was my first aim. ओके। And without cricket, I can't believe I will be here or I was in some other place. तो आपका पैशन क्रिकेट था, और Yes. पैशन क्रिकेट था, और वो आपको रियल एस्टेट का बैकग्राउंड की वजह से आप रियल एस्टेट में आ Real पाए। estate में आ ओके ओके। तो फिर क्रिकेट के लिए आप जब पुणे में आए, तब आपका लगभग वो उस वक्त एज क्या था? जब मैं पुणे में आया तो मैं 2003 को यहाँ पे एंटर किया था। ओके, तो उस टाइम मेरा एज अराउंड 19-20 ईयर्स का रहेगा मेरा। ग्रेट। तो अंडर 19 का जो पहला ट्रायल्स होता है, हाँ। क्योंकि वो स्टेट का इन्विटेशन मैचेस होते हैं। हाँ, तो वो मैंने रिप्रेजेंट किया था। एक अन्ना नेवरेकर यहाँ के काफ़ी फेमस कोच थे, उनके यहाँ से मैंने क्रिकेट चालू की जर्नी मेरी। और उनके यहाँ से खेलने के बाद मैंने वेरियस टूर्नामेंट्स, वेरियस क्लब्स, जितने भी मैचेस होते थे वो पूरे के पूरे मैं खेलता था। तो वहाँ से आप मुझे बोल सकते हैं कि मेरे क्रिकेट का जर्नी वहाँ से स्टार्ट है। ओके। तो फिर पुणे में आने के बाद फिर आपको पहला ब्रेक कहाँ मिला है, और वो भी कितने दिन के बाद में मिला है? नहीं, जब आपने ये चालू किया क्रिकेट का, ये सब स्टार्ट किया, उसके साथ में आपने जब रियल एस्टेट करना सोचा कि अभी रियल एस्टेट में स्टार्ट करता हूँ, तो वो ब्रेक इवेंट पॉइंट कहाँ था आपका? ब्रेक इवेंट पॉइंट ऐसा था कि मेरा माय एल्डर ब्रदर वाज इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, So because of him, I know the location and the awareness of where the construction is going on. अच्छा। So उसके कारण मुझे पता चला कि लोगों के पास कैसे आपको अप्रोच करना है बेचने के लिए। ओके, कहाँ पे आपको एडवर्टाइज करनी है, कहाँ पे आपको पोस्टिंग करनी है, विजिबिलिटी कहाँ पे है। तो उसके वो इन हाउस ही मुझे पूरा नॉलेज मिलता गया। तो मैंने ट्राई किया कि अपन एक ये कर सकते हैं। सही है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करते करते फिर मुझे पहले तो कोई सक्सेस नहीं था, लेकिन मैंने डेडिकेटेडली वहीं पे मैंने काम करना चालू कर दिया कि एक मैंने एम कर लिया कि मुझे रियल एस्टेट छोड़ के कहीं और काम करना नहीं है। ओके। तो वहाँ से जो स्टार्ट किया है, वो पहला डील क्रैक करने के लिए मुझे 5 साल लगे। क्या बात है, 5 साल! क्या बात है, 5 साल तक ये लोग एक्चुअली करियर छोड़ देते हैं ना रियल एस्टेट में। अगर देखेंगे ना 5 साल अगर किसी की डील नहीं होगी तो वो तो रियल एस्टेट छोड़ देगा मेरे ख्याल से। तो आपका पहली बार मैं एक्सपीरियंस सुन रहा हूँ कि जो 5 साल तक वेटिंग पे थे, कि 5 साल तक वेट किया। क्या बात है, सही है, सही। डेडिकेशन की सिवा ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। और वो पैशन था कि नहीं करना है हमें। और इट्स लाइक टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप रियल एस्टेट में सर्वाइव कर सकते हैं। और मैं हर किसी नए बंदे को भी ये कहता हूँ कि आपके पास पहला तो पैशन चाहिए, फिर उसके साथ डेडिकेशन चाहिए, और उसके साथ आपको पेशेंस चाहिए। सही बात। ये 3 चीज़ें जिसके पास होती है, वो मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट में ही ये लागू होता है,
ये आपको हर फील्ड में आपको ये अगर आप चाहिए ये फॉलो चाहिए। करते हैं तो ये आपको सक्सेस देता है। सही बात है, सही बात है। तो वो जो पहली डील हुई 5 साल के बाद में जो डील हुई, तो वो डील के बारे में बताइए मुझे कि वो डील कैसी थी? यानी जो 5 साल के वेटिंग के बाद में जो डील हुई, और वो भी कैसी थी, क्या था उसमें का? एक्चुअली वो एक ऑनलाइन इंक्वायरी थी। अच्छा, दैट पर्सन वाज लुकिंग फॉर अ रो हाउस, ओके, और मैं उसको टू व्हीलर पे लेके मैं उसको वो लोकेशन तक लेके गया। और जब हम वापस आ रहे थे साइट विजिट करके, तब उसने मुझे पूछा, सारंग आपके पास कोई ऐसा कमर्शियल है क्या? हाँ, तो जैसे ही मुझे उसने बताया कि उसका रिक्वायरमेंट कमर्शियल में, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि शोरूम स्पेस ओके। का था। तो वो मैंने उसको दिखाया, और जैसे ही उसको दिखाया तो दूसरे दिन उसके फैमिली वगैरह आके उसने वो डील वो फाइनल कर दी। क्या बात है, सही है, सही। पर उसमें डील आपके फेवर में थी या वो आपके फेवर में नहीं थी? क्या नहीं, क्या था, सीन क्या था? नहीं, हाँ, टोटली कि actually- पहली डील में क्या होता है कि बहुत सारे वक्त आगे पीछे थोड़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा और आप मुझे एक्सप्लोर करके बताइए। जब मैंने वो डील क्लोज की, तो वो उस डील में मुझे उतना ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ था, ओके, बिकॉज आई वॉज सो यंग एंड मुझे कुछ उसका नॉलेज नहीं था उतना कि ये डील होने के बाद क्या होता है। तो हालांकि मैंने बड़ी ट्रांजैक्शन का वो शोरूम बेचा था, लेकिन क्या उसकी टेंटेटिव वैल्यू क्या होगी? टेंटेटिव वैल्यू 5 CR का वो शोरूम था। क्या बात है, वो टाइम में 5 ईयर का शोरूम यानी बहुत है। 2500 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट का शोरूम था वो। ओके, और दोनों ने ही, ओनर और बायर ने, मुझे कुछ उसमें पैसे ही नहीं दिए, ऐसा बोल सकते हैं आप। जिसने बाय किया 5 करोड़ का, उसने 10,000 रुपये दिए, और जिसका था उसने सिर्फ 1 लाख रुपए दिया। क्या यार, शिट। लेकिन बट इट वॉज लाइक एक एक्सपीरियंस बोल के मैंने मेरे इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि यहीं से तो आपको सीखना है। सही कि बात है, आपको, सही बात है। आप ये सीख रहे हो, इसके बाद आपको ये गलती नहीं करनी है। सही है, सही है। तो ये ट्रांजेक्शन होने के बाद में फिर आपका अगला अगला मोमेंटम क्या था? जब यानी आपका ये करियर में तो आप आ गए, आपका एक कोई ना कोई तो पहला पत्ता तो फिट हो गया क्या? हाँ, चलो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ गया, 1 लाख और 10,000, 1,10,000 तो आ गए। फिर उसके बाद में आगे की जर्नी कैसी थी? आगे की जर्नी के लिए मैंने थोड़ा मेरा जो स्ट्रैटेजी है चेंज कर दी मैंने। जहाँ से मैं ब्रॉटअप था, यानी कि मैं जहाँ पे रहता था, उस लोकेशन पे मैंने पहले फोकस किया। ओके, क्योंकि इन रियल एस्टेट यू नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। आपको 360 उसका नॉलेज होना चाहिए। सही बात है। बिकॉज रियल एस्टेट में ऐसा है कि आपके ऊपर जो ट्रस्ट करने वाला, जो आपकी तरफ से घर लेने वाला है, उसको अगर आप पूरा नॉलेज रहेगा तो ही विल बी मोर ट्रस्टेड ऑन यू। सही बात है। कि उसको भी एक गारंटी है कि नहीं, इसने पहले पूरा रिसर्च किया है, पूरा स्टडी किया है, ही नोज वेरी वेल दैट लोकेशन एंड दैट प्रॉपर्टी। तभी जाके मेरा वो जो क्लाइंट का जो पकड़ बोलते हैं अपन, वो एकदम स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं, सारंग नोज एवरीथिंग। सही बात है। तो एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, जोग्राफिकल फार्मिंग। तो आपकी जो जोग्राफी है, जो जोग्राफी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जोग्राफी में आपकी फार्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला कि आपने आपके जो मेन जहाँ पर रहते थे, या फिर जो आपका लोकल एरिया आपने पकड़ा और वो एरिया में आपने एक्सपांड करना स्टार्ट किया, तो वो आपने जोग्राफिकल फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो उसमें आपको कुछ हर्डन्स आए उस वक्त में आप, क्योंकि आपने आज तक मेरे ख्याल से इंडिविजुअली काम किया है और आप बिलीव करते हैं इंडिविजुअल काम करने में ही, तो इसके पीछे भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा कि आप इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं? अभी इंडिविजुअल काम करने का कैसा है कि जो मैं सेगमेंट में काम करता हूँ, ये आता है थोड़ा प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में, और ये इसमें टिकट साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। बराबर। और दोज पीपल वांट मोर ट्रस्ट Yes. बिफोर दे बाय एनीथिंग। तो उनके लिए अगर मैं किसी और बंदे को जाके वहाँ पे अगर मैंने उसको अपॉइंट कर दिया, तो वो जितना मुझे नॉलेज है उतना उसे है या नहीं, ये मैं थोड़ा उसमें डाउटफुल हूँ। सही बात है। और उसका वो पकड़ भी उतना मेरा वो क्लाइंट के ऊपर नहीं रहेगा उतना। तो इसलिए मैं इंडिविजुअली ज़्यादा मैं खुद इन्वॉल्व होकर वो काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 लड़के रख भी सकता था, लेकिन रखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन मुझे काम करने के लिए बहुत कुछ काम आ गया है और मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तब मैं जाके कहीं और बंदे रख सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास, मैं खुद हैंडल कर पाता हूँ ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सेगमेंट है, इसमें मैं काफ़ी पर्सनल इन्वॉल्व होकर काम करना चाहता हूँ। तो ऐसे कौन से एक्चुअली आपके 40 एरियाज हैं? यानी अभी आप कमर्शियल में, रेसिडेंशियल में, और क्या क्या आप करते हैं यानी इसमें? मेरे पास अभी जो है, मेरा जो लोकेशन है वो सिटी सेंटर में आता है। हाँ, जहाँ पे आपको कोथरूड, सिंहगढ़ रोड और डेक्कन एरिया का जो एरिया है, वहाँ पे मैं ज़्यादा फोकसली काम करता हूँ। तो ये सब अपटे रोड, प्रभात रोड वगैरह, ये Exactly. पूरा सेंटर City एरिया, center, हाँ, पूरा सेंटर हाँ, एरिया आप पकड़ लेते हैं। ओके,
तो वहाँ से अगर आप ये करते हैं कि आपको क्लाइंट कहाँ से ये करना पड़ता है, सोर्स करना पड़ता है, तो वो हम पूरे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। जो हमारे पर्सनल रेफरेंस होते हैं उनसे भी हम बात करते हैं। और ये सब लोगों का हम पहले, अभी इसमें हर्डल का बात अगर करते हैं तो ये लोकेशन पे बहुत लोग ऐसे हैं कि वो एकदम कंफर्टेबल नहीं है कि ब्रोकर्स के साथ काम करने के लिए। सही है। तो उनका पहले मैंने जान लिया कि ये क्यों कंफर्टेबल नहीं है काम करने के लिए। फिर मैंने उनको जाके पर्सनली मिला हूँ उनसे, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों वो लोग चैनल पार्टनर को एंटरटेन नहीं करते हैं, ये मैंने थोड़ा उसके ऊपर स्टडी किया। ओके। और तब जाके पता चला कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि मार्केट में कौन कैसे काम करता है। सही बात है। और जब जाके मैंने उनको बोला कि सर आई कैन गिव यू द फिल्टर्ड लीड और फिल्टर क्लाइंट, कि जहाँ कि आपको कुछ नहीं करना है, उसका पूरा आपको ना उसका बैकग्राउंड पूछना है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आपके पास एक ब्लंट क्लाइंट आने से पहले मेरे पास एक फिल्टर क्लाइंट रहेगा। सही बात है। वो एक एडवांटेज रहेगा आपको। और वो मैंने उनको थोड़ा बताने के बाद उनको मैंने ट्रस्ट दिया कि सर आई कैन वर्क ऑन दिस। अगर आप मुझे ब्रोकरेज बाकी मार्केट में जो मिलता है उस हिसाब से आप देते हैं तो मैं मेरा डेडिकेटेडली आपकी तरफ काम कर सकता हूँ। सही है। तो मुझे ये जानना है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सुनी कि आपने बहुत ट्रैवल भी किया है क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए, आपने बहुत सारे कंट्रीज़ भी घूमे, तो उसके बारे में आप बताइए ना, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आज के डेट में लोग लोकल काम करते हैं, सिर्फ डिजिटल पे काम करते हैं, पर आप डिजिटल भी करते हैं, बाद में नेटवर्किंग भी करते हैं, आपका जो चैनल्स है ये बहुत सारे हैं, उसमें आपने जो ट्रैवल किया है, मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ट्रैवल का तो ऐसा था, पहले पैशन था, लेकिन कुछ ऐसा अपन बोलते हैं कि खर्चा करने के लिए पैसे नहीं रहता था। हाँ। तो जब से बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा तो आने ही लगा था, लेकिन हमने फिर उसमें थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज किया हमने। ओके। कि अगर आप बाहर जाके कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, अगर आप दुनिया नहीं देखते हैं तो आप सीखते नहीं है कुछ, और जब तक आप घर से बाहर नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको कुछ वो एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जब भी कोई नई कंट्री है या कोई कहीं जाना है तो मैं वहाँ जाके पहले अपने जो पुणे के रिलेटेड जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, उनके जहाँ के, अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे महाराष्ट्र मंडल होता है कि मराठी कम्युनिटी का कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ जाके मैंने पहले उनसे बात करना, फिर उनको एक ट्रस्ट देना कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जो रियल एस्टेट के बारे में सब कुछ जानता हूँ और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। अगर आपको कुछ हेल्प लगती है, कुछ आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या खुद के लिए घर लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो ऐसे कौन से कंट्रीज आपने अभी तक एक्सप्लोर किए? मैं अभी तक ईस्टर्न यूरोप और पूरा यूरोप में, जर्मनी, आपका जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उतने, सिंगापुर, यूके, यहाँ पे मैंने जितने भी महाराष्ट्र मंडल है और जहाँ के लोग पुणे से या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ओके। उन सब लोगों से मिलना और वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन देना, ये काम मैं करके आता था। आपने कुछ कोचिंग भी ली थी इस्तांबुल में? कोई आपके एक मेंटोर भी है जिनसे आपने वहाँ पे मुलाकात करके बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी थी? इस्तांबुल में एक कंसल्टेंट ही है, हाशिम प्रॉपर्टीज बोल के है। हाँ। और इस्तांबुल का कैसा है कि वो एशिया की सबसे बड़ी एक सिटी है, ओके। जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। ओके। यानी कि वहाँ पे रहने वाला जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स मुंबई के आसपास ही कुछ उसको बोल सकते हैं आप। और वहाँ पे रियल एस्टेट इतना ये है, बूम में है कि अगर आप वहाँ पे अगर आप देखते हैं वहाँ का जो रियल एस्टेट है तो आपको कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितना और आगे बढ़ना है। सही बात है। और क्या क्या नई चीज़ें वो क्लाइंट लोगों को बताते हैं और क्या क्या नया नया वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो सीखने के लिए मैं वहाँ पे एक 2-3 दिन में उनके यहाँ पे ऑफिस में जाके वो क्लाइंट को क्या ऑफ़र करते हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर क्या सेगमेंट में बेच रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग करने के आया था। आपके कुछ रशिया से भी क्लाइंट बिलोंग करते हैं जो रशिया के हैं वगैरह? हाँ, रशियन यानी कि वो इंडियन ही है। ओके। लेकिन वो रशिया में काम करने के लिए वहाँ पे सिर्फ जॉब करते हैं। ओके। लेकिन उनका बेस पूरा वो महाराष्ट्र और पुणे से ही था। तो उनको अगर कोई ट्रस्टेड चाहिए ऑन ग्राउंड तो मैं उनको ये कॉन्फिडेंस दे सका कि मैं वहाँ पे एक ऑथेंटिक पर्सन हूँ जिससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में कैसा होता है, कौन सी भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आप 2 लोगों को पूछते हैं। सही बात है। तो वो जब तक आप वो ऑथेंटिकेशन आप प्रूव नहीं करते हैं कि बाबा ये मैं ले रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ तो ये सही है क्या, आपको वहाँ पे हेल्प लगती है, तो वो हेल्प देने का काम हम करते हैं। क्या बात है। तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
ठीक है, तो इसमें ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ करने के बारे में आपका क्या राय है? यानी आपने कहाँ तक टेक्नोलॉजी यूज़ की है, और टेक्नोलॉजी यूज़ करते वक्त आपको कुछ हर्डन्स आए या कुछ बेनिफिट्स हुए, या टेक्नोलॉजी में आते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम आया, या ऑन गोइंग आपने जैसा बताया कि आपके भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, तो इसके बारे में कुछ आप मुझे एलेबरेट करके बता पाएंगे कि टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा है रियल एस्टेट में? अभी रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी का आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको नए लोगों से जुड़ने के लिए आपको मार्केटिंग करनी ही करनी पड़ती है, और उसके लिए बेटर वे है आपको जो कि डिजिटल मार्केटिंग। आज हर एक बंदा उसका सोशल स्टेटस रखने के लिए वो हर सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, तो वो अपने को कहाँ पे ज़्यादा उनका फुटफॉल है, वहाँ पे जाके अगर आप कुछ आप विजिबल करते हैं, अगर आपको कौन सी प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, अगर आप अब रियल एस्टेट में ऐसा है कि जो दिखता है वो बिकता है। सही है। अगर वो जब तक आप दिखाएंगे नहीं सामने वाले को कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपको उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करना मस्ट है। उसके सिवा आपको नए कस्टमर जुड़ने का एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, और वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पे तो आपको रिलायबल रहना ही रहना पड़ता है। तो आप रेगुलर में डिजिटल में कुछ यूज़ करते हैं? हाँ, अभी डिजिटल में हम जो भी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, हाँ। जैसे कि मैजिक ब्रिक्स क्या हो गया, वो बाकी जो भी है वो उन सब का हम यूज़ करते हैं, जो उनके लिस्टिंग्स होते हैं। ओके। या अगर पर्टिकुलर कहीं गूगल एड्स करना है तो उसके लिए हम वो डिजिटल मार्केटिंग का एक कोई बंदा हायर करके हम उसको वो पूरा आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स करते तो आपके अब ये 100% बिजनेस में से कितना परसेंट शेयर आप बोल सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी या डिजिटल से आता है, वो ऐसा कितना परसेंट हो सकता है? अभी टेक्नोलॉजी और डिजिटल से अराउंड मेरा 50 to 40% का बिजनेस वो नए क्लाइंट से आता है। ओके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक जो सामने वाला जो बंदा है वो उसको हम पूरा एकदम नए होते हैं, बराबर। तो ट्रस्ट का इशू ज़्यादा रहता है। सही बात है। तो वो पहले हम उसको क्लियर करते हैं कि हमारा रोल क्या है, कि वो हमें क्यों इन्वॉल्व करे इस सब ट्रांजैक्शन में, उसको घर लेना है तो उसके फ़ायदे का क्या है हमारे पास। तो वो है इन्फॉर्मेशन, बराबर। और जो जितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी उतना उसका ट्रस्ट हमारे ऊपर रहेगा। ओके। तो अभी बोल नहीं सकते हैं, आपको रेफरेंस से भी मिल सकता है और आपको डिजिटल मार्केटिंग से भी मिल सकता है। तो रेफरेंस में आपका कितना परसेंट शेयर है? यानी लगभग वही 50-60%? हाँ, रेफरेंस तो में बहुत बड़ा है ये। रेफरेंस में ज़्यादा क्यों होता है कि दे नोज मी वेरी वेल, Okay. क्योंकि वो किसी के रेफरेंस से मेरे पहले जो मेरे साथ काम किए हैं या मेरे से ट्रांजैक्शन किए हैं वो लोग मुझे रेफरेंस देते हैं। ओके। और उनके यहाँ पे मुझे ट्रस्ट का इशू नहीं होता है, वो मुझे कॉन्फिडेंटली पूरा उसका वो अथॉरिटी दे देते हैं कि ही इज़ द राइट पर्सन। ग्रेट। तो क्रिकेट का आपका पूरा जर्नी रहा, आपने बताया कि आपने अंडर 19 में भी खेला है वगैरह, तो क्रिकेट में से कोई रेफरेंस मिला है आज तक आपको? अभी आप अगर क्रिकेट का बोलते हैं तो जो भी मेरे मोस्टली ट्रांजैक्शन है वो क्रिकेट की पहचान की ही वजह से क्या हुआ बात है। जब भी मैं क्रिकेट खेलता था और जिनके साथ मैं खेला हूँ अभी वो सब एक तो रणजी खेल रहे हैं या तो आईपीएल खेल रहे हैं, और अब जब उनके साथ खेलते खेलते लोगों के साथ मेरा पहला इंट्रोडक्शन यही है कि मैं क्रिकेटर हूँ। ओके। उसके बाद मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, तो उसके कारण बहुत सारा हेल्प मुझे क्रिकेट के कारण ही हुआ है। सही है, सही है। मुझे आपसे ये जानना है कि आपने रियल एस्टेट में अभी लगभग एक डिकेड कंप्लीट कर लिया है, तो रियल एस्टेट में ऐसे कौन सी चीज़ें थी जो आपको पकड़ के रखा, जिसने आपको, जो 5 साल आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उसके बाद में आपने स्टार्ट किया, फिर एकदम ग्लो हो गया आपका, एकदम बहुत शाइन हो गया कि जिसमें आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर लिया आपने। तो ये जो पूरा जर्नी था आपका, इसमें एक अगर आप हमारे व्यूअर्स को या फॉलोअर्स को कुछ टेक अवे बता पाए कि अब क्या था जो कि आपको इतने दिन तक ये नहीं क्या पुल ऑन करता रहा? नहीं तो बहुत सारे लोग इमीडिएटली इसमें से बाहर निकल जाते, इतने 5-5 साल तक अगर सक्सेस नहीं मिली तो लोग चले जाते। तो क्या ऐसा पॉइंट था, आप बता पाएंगे? अभी इसमें कैसा है कि मेरे वो आपके इनबिल्ट आप में वो एक ये होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। ओके। कि आपको ये करना है, और जब तक आप ये करते नहीं है आपको ठानना पड़ता है कि ये मैंने एक टारगेट लिया है या आपने कुछ ये सोचा है कि ये करना है, तो जब तक सक्सेस नहीं मिलता तब तक आपको वो लड़ते रहना है। वो अगर आप लड़ते नहीं हैं तो फिर आप बैकआउट करते हैं, तो वो मेरे नेचर में नहीं था कि एक बार मैंने जो स्टार्ट किया है उसे मैं वो ख़त्म करके ही मैं उसमें सेटिस्फैक्शन एज अ स्पोर्ट्समैन। एज अ स्पोर्ट्समैन। तो वही डेडिकेशन और वही मुझे ऐसा लगा कि उसमें कि ये अगर अपन कर सकते हैं तो अपने को एकदम, अभी सक्सेस ऐसा है कि वो कभी एकदम फास्ट नहीं होता है, आपको उसमें टाइम देना पड़ता है।
और जब तक आप वो, अभी कैसा है कि आप फसल उगाने के लिए आपको पहले फसल लगानी पड़ती है, फिर उसको पानी देना पड़ता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है, तब जाके फसल उगती सही है। बात है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको आपके लाइफ में भी लागू होती है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है। तो क्या बात मेरा तो कहना है कि जिस किसी को किसी फील्ड में अगर उसको सक्सेस होना है, तो उसने वो एक पैशन, डेडिकेशन और पेशेंस, ये 3 चीज़ें वो जो फॉलो करेगा, उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपकी कोई ऐसी एक मेमोरेबल डील जो कि आप मुझे बता पाए कि जहाँ पे आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई आपकी तरफ से, ऐसा कोई एकदम बैक ऑफ द माइंड इमीडिएटली सामने आ जाती है कि जहाँ पे अगर आप नहीं होते तो वो डील होना थोड़ा मुश्किल था? ऐसा एक दुबई के क्लाइंट थे। हाँ। वो एक महाराष्ट्रियन थे, लेकिन उनको लेना था पुणे में प्रॉपर्टी, ओके। और वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे कोविड के कारण। अच्छा। तो जब उन्होंने मेरा पहला ऐड देखा ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सारंग, मैं यहाँ दुबई में रहता हूँ और मुझे एक अच्छा सा अपार्टमेंट चाहिए ये लोकेशन पे, ओके। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो मैंने उनको जो ऑप्शंस बताए, वो 1-2 ऑप्शंस के बाद उन्होंने एक सेलेक्ट किया प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे मैंने उनको पहले पूरा टूर दिया, वो भी पूरा ऑनलाइन। ओके। और वो फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहे थे, मेरा उनसे कोई पहले पहचान नहीं हाँ, थी, रेफरेंस नहीं था कोई। रेफरेंस नहीं था। और वो मैंने उनको इतना पूरा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि उन्होंने, जिस दिन मैंने उनको दिखा, दूसरे दिन उन्होंने चेक दे दिया, और वो आए भी नहीं वहाँ पे। जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, हाँ, हाँ। उनके एक रिलेटिव को भेज दिया था पावर ऑफ अटर्नी दे के। क्या बात है। और वो ट्रांजैक्शन होने के बाद, साल भर के बाद मेरे को मिलने का आए थे। अच्छा। यही तो विन विन सिचुएशन है एक्चुअली, यही पे एक्चुअली रियल्टर्स की जरूरत होती है, डेवलपर्स को ये जानना और बहुत उन्होंने ये जरूरी भी है। बताया कि मैंने कम से कम 7-8 ब्रोकर लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन उसमें से तुम ही जो ऐसे थे कि जिसके पास पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी, और वो पूरे मुझे ऐसा आपने बराबर बताया वहाँ पे। तब जाके उन्होंने बोला कि सारंग, मैंने आपको सेलेक्ट किया। नहीं, ये बात आपने सही कही सारंग। मुझे एक और जानना है आपसे कि आप जब इतना काम करते हैं उस वक्त आपको डेवलपर्स की तरफ से कुछ हेल्प होती है, या डेवलपर्स कुछ सपोर्ट करते हैं ये सब प्रोसेस करते वक्त? हाँ, एक्चुअली अभी एक रियल एस्टेट प्रोफेशन में चैनल पार्टनर को एक डेडिकेटेड टीम भी रखते हैं लोग। ओके। और कुछ डेवलपर्स ऐसे भी हैं कि जहाँ पे वो फुल सपोर्ट देते हैं, जहाँ कि आपको साइट विजिट से लेके क्लोजिंग तक का वो उनका एक बंदा रहता है, वो पूरी हेल्प करता है। और मुझे कुछ ऐसे डेवलपर लोगों ने तो उनके खुद के रेफरेंस भी दिए हैं, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की कुछ इन्वेंट्री होती है, ओके। और वो मार्केट में नहीं होती है। तो बराबर। वो एक पर्सनल उनके साथ मेरा कनेक्शन होने के कारण वो मुझे बोलते हैं कि सारंग, दिस इज़ द प्रॉपर्टी आई एम हैविंग, सो इफ़ यू हैव एनी पोटेंशियल बायर, यू कैन बाय, आई मीन यू कैन सेल दैट प्रॉपर्टी। तो वो एक काफ़ी उनसे पर्सनल कनेक्शन होने के कारण मुझे वो एक बेनिफिट मिलता है कि जो इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो मैं मेरे क्लाइंट लोगों को अवेलेबल करके दे सकता हूँ। क्या बात है। अभी आपके जो लोकेशंस में आप काम कर रहे हैं, पर कुछ सालों में इसका आपको एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आप सिटी सेंटर में काम कर रहे हैं, सिटी सेंटर ग्रो हो रहा है, ऑब्वियसली पूना भी अभी इतना ग्रो हुआ है, तो आप एक्सपेंशन के बारे में कुछ सोच रहे, कुछ पॉकेट्स आपने नए आइडेंटिफाई किए कि जहाँ पे आपको और ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर कैसे ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं आप, जो कि अभी नए हमारे व्यूअर्स है वो भी अगर एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे तो क्या सोचना चाहिए प्राइमरी इसके बारे में, आप कुछ थोड़ा बता पाएंगे? अभी मैं जो लोकेशन में काम करता हूँ, वहाँ का अगर आप एक्सटेंशन देखते हैं, तो वहाँ पे आता है आपको बाउधन, भूगांव, और जो भी वेस्ट साइड में बानेर है, बालेवाड़ी है, ये लोकेशन अभी ग्रोइंग फेज में ही है। हाँ। तो वहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको पहले वहाँ का पूरा जोग्राफिकली आपको वो स्टडी करना पड़ेगा कि वहाँ पे कहाँ पे नए डेवलपर्स आ सकते हैं, कहाँ पे आपको वहाँ पे डेवलपमेंट दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपको, अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं, आपको वहाँ का आप पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप वो लोकेशन में काम कर सकते हैं। सही बात है। आप बहुत सालों से एसोसिएशंस के साथ में जुड़े हुए, आप एनएआर के साथ भी बहुत सालों से मेंबर्स हैं, आप प्रॉप के भी बहुत पुराने मेंबर हैं, तो आपका ये एसोसिएशंस के साथ में ये जो जर्नी है उसको आप कैसे देखते हैं, या फिर उसका कुछ बेनिफिट आपको मिला, या फिर उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें कुछ आप में आप ग्रो कर पाए, या ऐसा कुछ आप बता पाएंगे? अभी एसोसिएशंस का ऐसा है कि जब मेरा रियल एस्टेट जर्नी मैंने स्टार्ट किया था, तो सतीश दांडेगावकर सर जो थे, जिन्होंने पहले मुझे इनवाइट किया था कि आप प्रॉप में आप ज्वाइन हो कर लीजिएगा, ये एक अच्छा ये है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है।
तो मैंने जिस दिन पहले आपकी मीटिंग ये प्रॉप का जब मैंने अटेंड किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ अपने एक माइंड लाइक पीपल रहते हैं ना, कि जो सब कुछ एक ही फील्ड से होते हैं। सही बात है। तो उनसे अगर आप मिलते हैं और उनके साथ अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आपको जो भी डिफ़िकल्टी है और कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, तो वहाँ पे आप इजीली सीख सकते हैं। और मुझे प्रॉप ने अराउंड हर एक इवेंट में, अगर किसी डेवलपर का कोई लॉन्च हो या कुछ कहीं और मुझे कुछ मेरे में कुछ ये करना है, यानी कि मुझे और अपग्रेड करना है मुझे, तो उन्होंने पूरे इवेंट ऑर्गेनाइज किए हुए हैं कि जैसे कि आपको रेरा का एग्जामिनेशन है कि जो नया आया हुआ है, और उसमें पूरा का पूरा आपको उन्होंने सपोर्ट दिया था कि उनका नार की तरफ से उन्होंने पूरे एक्सपर्ट पैनल उन्होंने अपॉइंट किए थे, और उन्होंने हमें पूरी ट्रेनिंग दी कि रेरा का जो नया रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको कैसे फॉलो करना है। और जो एग्ज़ाम भी अभी कंपलसरी की हुई है कि जो कि आपको रेरा सर्टिफिकेट के बाद उन्होंने एक मैंडेटरी उन्होंने किया था, तो वो सब करने के लिए बहुत सारा हेल्प हमें हमारे एसोसिएशन के कारण ही हुआ है। और जो नया एक्सपोजर है ये इवेंट्स में, हमें पूरी नई नई चीज़ें, लोगों ने क्या कैसे काम किया था और क्या क्या उन्होंने नए नए चीज़ें उनके बिजनेस में लाई है, एक अपने को इंस्पिरेशन मिलता है। सही तो बात है। वो जाने के बाद ही आपको पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं। जब तक आप लोगों से मिलते नहीं है, बात नहीं करते, देखते नहीं है, आपको पता नहीं चलता है। आपको एक आप ही के इसमें लोकेशन में बैठ के कुछ नहीं पता चलता है। आपको उसके लिए आपको घूमना पड़ता है, आपको 2-4 लोगों से मिलना पड़ता है, और ये सब हेल्प मुझे नार और प्रॉप के कारण ही हुई है ज़्यादा। क्या बात है। आप और कोई ऐसा इंस्पिरेशन है आपके लाइफ में, या कोई आपकी कोई बुक है जिसने आपको इंस्पायर किया, या फिर आपके ये जर्नी में, या कोई भी इसमें आपको ऐसी कोई एक्सटर्नल और चीज़ है कि जिसके वजह से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, ऐसा कुछ है? अभी मैं बोलूँगा तो लोगों का मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं 10th तक को इतना शाय था कि मैं मेरे घर वालों से भी बात नहीं करता था। ओके। लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही, मेरी मॉम ने एक बुक लाया हुआ था, और वो था नेपोलियन बोनापार्ट का। ओके। और वो मराठी में बुक था, दिग्विजय बोल के, उसमें पूरा बायोग्राफी था नेपोलियन बोनापार्ट का। ओके। तो वो बुक मैंने जिस दिन पढ़ी, उसी दिन मैंने, उसके बाद ही मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि उसने बताया कि वो कैसे लाइफ में आपको हारना नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वो उसने जो मेरे बात बैठ गई जहन में, तो वहाँ से मैंने वो पूरा एक अपने आप को चैलेंज देना चालू स्टार्ट किया कि कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी हो, आपने एक बार कुछ वो ठान लिया है तो आपको उसको वो कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। सही बात है। सारंग, आपने बहुत सारे कमर्शियल डील्स भी किए, तो आप कमर्शियल डील्स के बारे में कुछ बता पाए कि अब कमर्शियल डील्स तो ऑब्वियसली उतने इजी नहीं होते, यानी जैसे रेसिडेंशियल में आपके टिकट साइज़ भी कम है, कमर्शियल्स में टिकट साइज़ भी बड़े है, और कमर्शियल का क्लाइंट बहुत ऐसा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहते, यानी वो बहुत लिमिटेड क्लाइंट है और उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत स्पेसिफिक रहती है कि नहीं यही चाहिए वो चाहिए। तो आप ये कमर्शियल के जो इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें आप क्लाइंट को कैसा सोर्स करते हैं, क्लाइंट को कहाँ से ढूंढते हैं, और कहाँ से ढूंढना चाहिए क्लाइंट को प्रॉपरली, और वो क्लाइंट को बाद में रिटेन कैसा करना है? रिटेन यानी आज क्लाइंट को अगर सर्विस दी तो रिटेन होता है ऑब्वियसली, पर वो रेगुलरली रिटेन करते रहना, ये कैसा पॉसिबल है आपको करना? अभी कमर्शियल में 2 प्रकार के आपके क्लाइंट होते हैं। एक होता है कि कोई प्योर इन्वेस्टर होता है, और हाँ। एक होता है कि वो एंड यूज़र होता है। आपको सिर्फ जानना है कि उसके आगे वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, कि ओके। उसको खुद का बिजनेस उसको स्टार्ट करना है, या कि उसको एक कमर्शियल में कुछ इन्वेस्ट करके वो एक उसका प्रॉफिट, यानी कि उसका रिकरिंग इनकम उसको हाँ। जनरेट करना है। तो उसमें भी हम एक प्रीलीज प्रॉपर्टी होती है, और एक होता है कि लोकेशन में आपको कहाँ पे ज़्यादा आपका बिजनेस, कहाँ पे आपके बिजनेस को कहाँ पे ज़्यादा आपको फुटफॉल मिलेगा, या कहाँ पे विजिबिलिटी मिलेगी। उस तरीके से हम उसको एक स्टडी करके वो बताते हैं कि सर आपकी रिक्वायरमेंट ये है, और ये मार्केट में अवेलेबल है, और ये बेस्ट है आपके पास। तो हम वो उसको पहले पूरा उसका रिक्वायरमेंट जान के ही हम उसको भी पूरा गाइड करते हैं। तो आइडेंटिफाई कहाँ से करते हैं ये क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना, या सोर्स या लीड कहाँ से उसकी आती है, या फिर इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों ने? सोर्स के लिए आपको डिजिटल का काफ़ी सारा हेल्प होता है, या आपको प्रमोशन आपके जैसे कि पेपर वगैरह होता है, जो कि पेपर इंसर्शन होते हैं, उनसे आप ये कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं वो उनके बिज़नेस से बाहर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं।
तो आपको अगर वो उनसे जाके 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप उनके बिजनेस के जगह पे जाके मिल के आते हैं, ओके, यानी जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है वहाँ पे जाके उसके अपॉइंटमेंट लेके उससे मिलना। कि सर आपको अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो आई एम द राइट पर्सन विच आई कैन गिव यू द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस लोकेशन, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं आपको वो बता सकता हूँ। एक उसका बॉन्डिंग तैयार होता है, अगर अपन उससे जाके मिलते हैं तो वो उसमें पहचान भी हो जाती है अपनी। तो वो एक मेन आपको करना पड़ेगा कि लोगों से मिलना पड़ेगा आपको जाके, और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं क्यों जाऊँ, लेकिन वो आपको इंट्रोवर्ट का आपको वो पूरा नेचर आपको छोड़ना पड़ता है, आपको फ्री होके, वो बोलते हैं ना कि आपको बेशरम होके जाके बात करनी पड़ती है। सही बात है, रियल एस्टेट में वो तो करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो इसमें आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जहाँ पे आपने कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल में किसी को दी, उसका पूरा एंड टू एंड करवा दिया, ऐसा कुछ है इसमें आपका कोई सक्सेस स्टोरी बोल सकते हो? रिसेंटली मैंने एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस डील क्लोज की थी। एक्चुअली वहाँ पे वो जो क्लाइंट था पहले जाके विजिट करके आया था, लेकिन उसको बताया गया था कि यहाँ पे इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। ओके। और जब उसने मुझे बताया कि सारंग मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास डेवलपर के पास ही एक होल्ड किया हुआ फ्लोर है पूरा, मैं आपको वो दे सकता हूँ। हाँ। तो तब जाके मैंने उनको बोला कि सर ये उनका हायर फ्लोर ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो डेवलपर का ही खुद का ही मैंने उनको वो यूनिट दे दिया, ऑफर कर दिया, मैंने उनको यूनिट दे दिया। ओके। तो उनमें उनका ऐसा हो गया कि बाहर कहीं किसी के पास कोई इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, और भी किसी के साथ में कनेक्ट में थे, ब्रोकर के साथ जाके आए थे, लेकिन ब्रोकर को बोल दिया था कि वो हम ब्रोकर को एंटरटेन नहीं करते हैं, ओके। तो हमारे पास प्रॉपर्टी ही नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया कि सारंग ये अगर तुम उसको जानते हो तो आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? तो मैंने बोला सर हाँ डेफिनेटली, मैं डेवलपर को पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ एक रीडेवलपमेंट का उनको मैंने प्रपोजल दिया था। अच्छा। और वो 1-on-1 पूरा एक बंगलो था और एक ही ओनर था उसका। तो वो इसमें उसने मुझे पैसे कम दिए, लेकिन मेरा रिलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज नहीं, रियल एस्टेट में कैसा होता है कि आप एकदम सामने का अगर आप ये करते हैं कि नहीं मुझे ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म का देखते हैं तब आपको बेनिफिट होता है। आज बहुत कुछ सीखने मिला सारंग आपसे। थैंक्स फॉर कमिंग फॉर आवर पॉडकास्ट। डेफिनेटली आज आपका ये सब सुनने के बाद में हमारे व्यूवर्स को बहुत सारे आइडिया मिलेंगी, और हम आपका इंस्टाग्राम का हैंडल भी आज यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे कनेक्ट्स आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, उनके कुछ सवाल रहेंगे पर्सनली आपको, तो प्लीज़ उनको आप। डेफिनेटली, इट्स माय प्लेजर बीइंग हियर एंड आई एम ग्लैड आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद यू। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर कमिंग।